डियर स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु। ये क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक है। इस चैप्टर से जो है कि बहुत अधिकतर क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं क्लास 10th में, और इस चैप्टर के क्वेश्चन जो कि लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें यहाँ पे सबसे पहले धातु और अधातु। यहाँ पे देखें तो तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। धातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, ये सभी धातु हैं। और धातु के उदाहरण देखें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये सभी अधातु या नॉन मेटल्स हैं। चलिए अब इनके भौतिक गुण देख लेते हैं। भौतिक गुण का बात करें तो धातु और अधातु में धात्विक चमक यानी मेटलिक शाइनिंग का अगर बात करें, धातु की सतह चमकदार होती है, अधातु में चमकीली नहीं होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो यहाँ पे एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। कठोरता का बात करें, हार्डनेस, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब बात करें, ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं, नॉन मेटल। कार्बन का एक अपर रूप हीरा है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो हीरा के बारे में अक्सर पूछे भी गए हैं कई बार। उसके बाद बात करें रूप यानी उसका फॉर्मेशन क्या है उसका। धातु में कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। केवल मरकरी पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। अब अधातु में ठोस या गैसीय रूप में पाए जाते हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाया जाता है। तो एक्सेप्शन इसमें जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है, जो कि पूछा जाता है अक्सर। आघातवर्धनीयता मतलब मेलिएबिलिटी, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अधातु में आघातवर्धनीय मतलब मेलिएबिलिटी नहीं होती है, अधातु में मेलिएबल नहीं होती। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पे तन्यता का बात करें अगर, तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, मतलब धातुएं डक्टाइल होती हैं, ये मेटल डक्टाइल होती हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती है, मतलब मेटल्स आर नॉट द डक्टाइल। विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं धातु। सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। सीसा एवं मरकरी कुचालक होते हैं, ये जो है इसके एक्सेप्शन है। उसके बाद बात करें, सामान्यतः अधातु में विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए विद्युत का चालन करता है, तो यहाँ पे एक अपवाद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें डेंसिटी यानी घनत्व का। सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक, सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व एवं गलनांक कम होता है। उसके बाद बात करें, सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक एकदम कम होता है। उसके बाद देखें ध्वनिक मतलब मेटलिक साउंड या सोनोरस जो होते हैं, धातु में कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है। अधातु में धान्विक नहीं होती हैं, मेटलिक या सोनोरस नहीं होती हैं। ऑक्साइड की बात करें, अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अधातु में अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट अब बात करें धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। वायु के साथ अभिक्रिया करने पे धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू ये धातु ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण के लिए देखें, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ये काला रंग का होता है। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, ये करके जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि बनाते हैं। यहाँ पे मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम। अच्छा, धातु में ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो के रखता है ना। तो केरोसिन तेल में सोडियम और पोटेशियम जैसे धातुओं को रखा जाता है, इसे सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आयरन लोहे का बात करें, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। उसके बाद बात करें, कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट चांदी का बात करें तो चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए जो कि इन तत्वों के आभूषण जो है कि बनाए जाते हैं और जल्दी खराब नहीं होते। उभयधर्मी ऑक्साइड ये क्या होते हैं, वे धातु के ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, है ना। इन्हें द्विधर्मी ऑक्साइड जो कि कहा गया। तो द्विधर्मी ऑक्साइड के बारे में लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आए थे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। अब जैसे देखें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ये एसिड से रिएक्शन करेगा तो फिर जो है कि ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर ये एक बेस से रिएक्शन करेगा तो ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, और हमेशा जो कि न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया देगा, इसमें लवण और जल बनाएगा। अब बात करते हैं जल के साथ अभिक्रिया धातुओं की।
जल के साथ अभिक्रिया का एक डायग्राम यहाँ देखें, जल प्लस धातु, ये क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को ये विसर्जित करते हैं। धातु प्लस ऑक्साइड प्लस जल अगर ये रिएक्शन करेंगे तो ये धातु के हाइड्रोक्साइड देंगे। तो ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे अगर देखें पूरा डायग्राम, तो ये आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये धातु है उसके जैसे देखें, ठंडे जल के साथ क्रियाशील सोडियम पोटेशियम कैल्शियम करते हैं, गर्म जल के साथ रिएक्शन ओनली मैग्नीशियम करता है, केवल भाप के साथ अभिक्रियाशील कौन कौन होता है, एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक। उसके बाद जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करने वाला मेटल कौन कौन सा है, लेड, कॉपर, औरम एंड गोल्ड। ये सभी जो है कि पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। उसके बाद देखें कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं, है ना, जो भी रिएक्शन देखा हमने जल और धातु का। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारा एग्जांपल्स दिया गया है, धातु प्लस जल, तो ये क्या बनाता है, धातु के हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस उष्मा बनाता है। कैल्शियम प्लस जल अगर रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट रहने वाला है, यानी मेटल प्लस अगर जल यानी वाटर रहेगा तो इससे क्या बनता है, हमेशा इससे हमें बनता है धातु के ऑक्साइड, यानी एम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस H2 गैस जो कि आपका यहाँ पे रिलीज होता है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आगे देख लेते हैं धातुओं की तनु अम्ल के साथ रिएक्शन। अगर धातुओं का तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करने पे धातु प्लस तनु अम्ल 10 लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये कॉन्सेप्ट जो कि आपको मेन याद रखना है इसके ऊपर। बाकी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसी से जो है कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धातुओं के अन्य लवणों के साथ अभिक्रिया, यहाँ पे देखें धातु क प्लस लवण विलयन ख, विलयन क प्लस धातु ख, ये जो कि इसी तरह से जो कि बनता है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन में विस्थापित करते हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है ना। तो ये सक्रियता श्रेणी जो है, रिएक्शन ऑर्डर जो इनका दिया गया है, इससे भी एक आध क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ ही जाते हैं। वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे सबसे अधिक रिएक्शन का बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस और लेड। ये सारे जो कि इनके रिएक्टिविटी जो कि ऊपर नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ रहा है ना, इधर ऊपर से नीचे आने पे ये फिर घटेगा। तो ये आपको जो है कम से कम यहाँ से यहाँ तक जो कि ये 3 आपको याद होने चाहिए अभी फिलहाल। उसके बाद बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है, तो हाइड्रोजन का न्यूट्रल पॉइंट माना जाता है। फिर यहाँ से कॉपर, Hg, Aq और Ag सबसे कम क्रियाशील ये होते हैं। अब बात यहाँ पे करते हैं धातुओं की अधातुओं के साथ क्रिया। तो मेटल प्लस नॉन मेटल क्या होता है, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अतः अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, है ना। यानी कोई मेटल यदि है, मान लेते हैं अगर सोडियम है, तो ये क्या करेगा, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को जो है कि ये त्याग देगा, इसलिए जो कि ये पॉजिटिव बनाएगा। और नॉन मेटल जो होते हैं वो जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वे ग्रहण करके जो कि वो जो कि ऋणायन यानी कि निगेटिव बनाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से, यहाँ पे जैसे सोडियम है और क्लोरीन दोनों मेटल एंड नॉन मेटल है। अब सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंसी देखें तो उसके पास 1 है और क्लोरीन के पास जो कि 7 है, तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देने पे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इस तरह पे आप यहाँ देख पा रहे हैं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके ये धनायन बनाता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके ये ऋणायन बनाता है। तो यहाँ पे इसका मेन कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अब बात करते हैं आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आयनिक बॉन्ड, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत व स्थिर वैद्युत बल में बंधकर रासायनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, भौतिक प्रकृति, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं यानी ब्रिटल होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक का बात करें, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता का अगर बात करें, आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता की बात करें तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स जो है कि आपको पते होने चाहिए, आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें धातुओं की प्राप्ति, धातु हम कैसे प्राप्त करते हैं। खनिज का सबसे पहले बात करें, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं, है ना। अब अयस्क का बात करें, वे सभी खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं।
मतलब क्या हुआ, जितने भी हम निकालते हैं धरती के अंदर से वे सारे क्या होते हैं, हमारे खनिज होते हैं, है ना, वे सारे जो कि खनिज या फिर मिनरल्स होते हैं। और मिनरल से ही जो कि हम ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर ओर से जो कि हम लोग मेटल को निकालते हैं। तो ये सीक्वेंस भी जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद बात करें सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, विद्युत अपघटन करके जो कि इनको प्राप्त किया जाता है। उसके बाद बात करें मध्य अभिक्रियाशीलता, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, जिंक, सल्फर, सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट एस के रूप में कार्बन द्वारा उसका उपचयन किया जाता है। और सबसे कम अभिक्रियाशील एजी और एयू का बात करिए स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। इसे जो है कि सिर्फ भौतिक तरीके से सिर्फ प्राप्त किया जाता है। उसके बाद बात करें धातुओं का निष्कर्षण, अयस्क से धातु प्राप्त करना। पहला चरण अयस्कों का समृद्धिकरण, उसके बाद धातुओं का निष्कर्षण, फिर धातुओं को परिष्करण। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप जो कि पूरा प्रोसेस दिया गया है और ये पूरा प्रोसेस जो कि आपको याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो कि इस चार्ट से रिलेटेड सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बनते हैं। उच्च क्रियाशीलता धातुएं, गलित धातु का विद्युत अपघटन करके उसके बाद शुद्ध धातु मिल जाता है। उसके बाद मध्य अभिक्रियाशीलता धातुएं सल्फाइड एस, उसके बाद Hg, जेरेन एस का जो है कि इसमें कार्बोनेट एस के फिर जिंक कार्बोनेट एस का जो कि इसमें आता है। उसके बाद निम्न अभिक्रियाशील सल्फाइड एस इसमें जो कि आते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेकेंड चार्ट में, जैसे शनिवार का जो कि वायु के साथ जो कि भर्जन किया जाता है, सीमित वायु के साथ निष्ठापन किया जाता है ना, धातु का ऑक्साइड, धातु में उपचयन और फिर धातु का शोधन, इस तरह से जो है कि आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पे देखें इसमें भर्जन, भर्जन के बाद फिर धातु, फिर परिष्करण करके जो कि प्योर धातु को निकाला जाता है। अब कुछ मुख्य परिभाषाएं जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। गैंग का बात करें, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। भर्जन, सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। नेक्स्ट अब देखें, जैसे एग्जाम्पल सोडियम जिंक सल्फेट प्लस O2, इसका करने पर जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 में यह चेंज हो जाता है। उसके बाद बात करें निस्तापन या कैल्सिनेशन, कार्बोनेट एस को सीमित वायु में अन्य वायु की कम मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन या कैल्सिनेशन कहते हैं। और भर्जन को रोस्टिंग कहते हैं अंग्रेजी में। जिंक कार्बोनेट तापन किया, इसमें तापन के बाद जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 बन गया। इसमें उपचयन क्या है, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे उपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है ना। तो इसमें उपचायक का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जो है कि इसमें क्या करना है, वियोग कर देना है, ये जो कि उपचयन हो जाएगा। फिर अपचयन का तो यहाँ अपचयन हो जाएगा, है ना। अगर उपचयन का बात किया जाए तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ये अपचयन में ऑक्सीजन का जो है कि यहाँ पे विलगाव होता है। अब बात करते हैं धातुओं का परिष्करण। परिष्करण मतलब क्या है कि धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में भी पूछा जाता है। ये डायग्राम आपको फुल पता होना चाहिए। इसमें क्या होते हैं, कैथोड होते हैं, एनोड होते हैं, अम्लीय विलयन H2SO4 होता है, फिर टैंक होता है, फिर अपद्रव्य एनोड पंख, ये सारे जो यहाँ पे जमा हो जाते हैं यहाँ के। अब एनोड पर अशुद्ध तांबा, कैथोड पर शुद्ध तांबा, ये भी जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कौन कहाँ रहता है। उसके बाद विलयन का बात करें, विलयन CuSO4 प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में H2SO4 जो कि आपको मिलाना है। एनोड पर अशुद्ध मिलता है, आपको ये याद रखना है सिर्फ। फिर कैथोड पर शुद्ध। उसके बाद विद्युत अपघट से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट में घुल जाती है, उतनी मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अविलेय अशुद्धियां एनोड पर तली पर निक्षेपित होती हैं, जिससे एनोड पंख कहते हैं। उसके बाद संक्षारण का बात करें, संक्षारण क्या मतलब, धातुओं का जो ह्रास हो जाता है, जो धातुओं की मतलब वजन में कमी हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, तो वही हो गया उसका संक्षारण, उससे बचाना। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। सिल्वर, वायु में अवस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। उसके बाद कॉपर का बात करें, कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। आपने देखा भी होगा कॉपर का जो बर्तन होता है बहुत दिन के बाद निकलने पर उसमें हरा रंग का जो कि मतलब ऐसे दाना दाना जमा हो जाता है। उसके बाद लोहा, आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, लोहे की जंग लगने से बचाया जा सकता है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर,
यशद लेपन करके है ना, क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण मिश्र धातु बनाकर यशद लेपन को करते हैं अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस के बारे में पूछा गया। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, यानी जिंक का जो है कि एक परत जो है कि लोहे के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन या फिर यशद लेपन कहा जाता है। यशद लेपन के बारे में यहाँ दिया गया, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जस्ते जिंक की परत पतली चढ़ाई जाती है, जिसे यशद लेपन प्रक्रम कहते हैं, फिर गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। और उसके बाद मिश्र धातु का बात करें, जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे यूज में आता है मिश्र धातु। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं और अधातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के साथ मिश्रित के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। स्टील का बात करें तो लोहा प्लस निकेल और क्रोमियम। पीतल का बात करें तो कॉपर प्लस जिंक, है ना, पीतल में कॉपर प्लस जिंक होता है। कांसा में कॉपर प्लस टिन होता है, और सोल्डर में लेड प्लस टिन होता है। उसके बाद अमलगम, मरकरी पारद प्लस अन्य तत्व होते हैं, यानी मरकरी के साथ कोई भी जो है कि तत्व का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसे हम लोग अमलगम कहते हैं। तो ये था सारा डिस्कशन मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पे। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।